नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के टोटल 81 शिफ्ट में जो भी हमारे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कई सारे प्रश्न आपके इस टॉपिक से रिपीट भी हुए हैं, इसीलिए पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। ग्रुप डी के जो भी एग्ज़ाम अभी तक हो चुके हैं, अगर आप लोग उसकी शिफ्ट वाइज ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो टोटल 81 शिफ्ट की जो ई बुक है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप लोग इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और ये ई बुक आपके प्रिंट फॉर्मेट में है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसका प्रिंट आउट लेकर के इससे आप लोग रिवाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि 1 अप्रैल 2015 को किसके अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर योजना को लागू किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि निर्भया वाला मामला हुआ था दिल्ली में और उसके बाद में केंद्र सरकार के द्वारा निर्भया फंड का गठन किया गया था और इसी के अंतर्गत 1 अप्रैल 2015 को पूरे भारत में वन स्टॉप सेंटर योजना को लागू किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में पीएम जन धन योजना के तहत बीमा कवर कितना किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास में जन धन योजना के अंतर्गत अकाउंट है और आपने रुपे डेबिट कार्ड यहाँ पर लिया हुआ है तो इसके एवज में आपको 1 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है। अगर हम लोग प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करते हैं तो इसके लिए आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत नहीं होती है और यहाँ पे एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर जो है वो यहाँ पर लाभार्थी को 1 लाख रुपए का दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2022 में कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई विनय सामरस्य योजना का उद्देश्य क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि बसवराज बोम्मई जो कि कर्नाटक के सीएम हैं, उनके द्वारा 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर विनय सामरस्य योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के अंतर्गत जो भी आपके जाति के पूर्वाग्रह हैं इसके खिलाफ जन जागरूकता अभियान के तौर पर इसको शुरू किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि बजट 2022-23 में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के अंतर्गत कुल 14 क्षेत्रों में कितने रोजगार के निर्माण का लक्ष्य है। तो ध्यान रखिएगा टोटल 60 लाख नई नौकरियों के निर्माण का लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में पीएम पोषण योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों के बच्चों को पकाया हुआ भोजन दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का प्रश्न है। आपको ध्यान रखना है कि पिछले साल ये घोषणा की गई है कि जो भी हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको 2021-22 से 2025-26 तक यहाँ पर स्कूलों में पकाया हुआ भोजन दिया जाएगा। मिड डे मील स्कीम के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में राजस्थान की सरकार द्वारा लड़कियों के लिए किस योजना को शुरू किया गया है। तो ध्यान रखेंगे इस योजना का नाम है उड़ान योजना। तो ये जो स्कीम है वो राजस्थान की सरकार के द्वारा जो भी हमारे ग्रामीण बच्चियां हैं उनको स्कॉलरशिप देने के पर्पज से शुरू किया गया। अगला प्रश्न है कि यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों हेतु किस योजना को शुरू किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा इसका नाम है नई उड़ान योजना। तो 2013 में हमारे देश में जो 6 अल्पसंख्यक समुदाय के परिवार हैं, अगर उनके यहाँ से कोई भी बच्चा इन परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेता है तो आगे की तैयारी के लिए केंद्र सरकार की उसकी मदद की जाती है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार द्वारा कल्याण शादी मुबारक योजना की शुरुआत की गई है। वैसे ये योजना काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। तेलंगाना की सरकार ने वर्ष 2014 में इसको लॉन्च किया था और इस योजना के अंतर्गत बेटी की शादी के अवसर पर
सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए की राशि वित्तीय सहायता के रूप में दी जाती है। अगला प्रश्न है कि नमामि गंगे परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो गंगा को प्रदूषण मुक्त करना और उसको रिवाइव करना, यही इस योजना का उद्देश्य है और इसको 2014 में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने खाद्यान्न आपूर्ति पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो स्कीम है वो अप्रैल 2022 में शुरू की गई थी और अब इस योजना को सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ाया गया है। हालांकि अगर हम लोग वर्तमान में देखें तो एक बार फिर से केंद्र सरकार ने इसको 3 और माह के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? तो ये जो हमारी स्कीम है इसका नाम है मिशन वात्सल्य और आपको ध्यान रखना है कि 2017 में इसका नाम बदल करके बाल संरक्षण सेवा योजना किया गया था और एक बार फिर से केंद्र सरकार के द्वारा 2021-22 में इस योजना का नाम बदल करके मिशन वात्सल्य योजना किया गया। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में लॉन्च तेजस योजना का पूरा नाम क्या है? तो तेजस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है ट्रेनिंग फॉर इमाइरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स। 2020 में जो दुबई एक्सपो हुआ था उसी दौरान हमारे जो भी ओवरसीज इंडियन हैं उनको स्किल ट्रेनिंग देने के लिए तेजस योजना को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु श्रेणी में कितने रुपए का ऋण दिया जाता है? तो पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत टोटल आपके 3 कैटेगरी में ऋण दिया जाता है। सबसे छोटी कैटेगरी शिशु वाली ही होती है, इसमें 0 से 50,000 का ऋण दिया जाता है। अगर हम लोग मुद्रा योजना की बात करें तो इसका पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी और इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। 3 श्रेणियां हैं, तो शिशु श्रेणी में 50,000 तक का ऋण मिलता है, किशोर श्रेणी में 50 से 5 लाख तक का और तरुण श्रेणी में 5 से 10 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये जो पोर्टल है नाम इसका है ई श्रम पोर्टल। आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा पोर्टल है केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया, ये तो 2-3 बार आ चुका है कि तेजस्विनी और हौसला योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये आपके जम्मू और कश्मीर की सरकार ने लॉन्च किया है। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी जो वर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर हैं यानी कि निर्मला ताई, उन्हीं के द्वारा जम्मू कश्मीर में 18 से 35 वर्ष की लड़कियों और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तेजस्विनी और हौसला योजनाओं को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 1,000 रुपये पेंशन का प्रावधान है, तो मार्च 2022 तक इसमें कितने प्रतिशत व्यक्ति पंजीकृत हैं? अब देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे यहाँ पर जो अटल पेंशन योजना है इसके अंतर्गत मार्च 2022 तक पूरे देश में 4.01 करोड़ लोगों ने इसमें इनरोल किया है। अगर हम लोग सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट पब्लिक सेक्टर के बैंक ने किया है 71%, जो आपके ग्रामीण बैंक होते हैं उन्होंने 19% किया है, प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं इन्होंने 6% किया है और स्मॉल फाइनेंस बैंक का इसमें कंट्रीब्यूशन 3% का है। अगला प्रश्न पूछा गया कि इंस्पायर योजना का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। आप सभी को पता होगा कि ऐसे विद्यार्थी जो कि 12 पास करने के बाद में साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा उनके मार्क होते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा उनको अगले 3 से 5 वर्षों के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है जिससे वे अपना कैरियर साइंस के क्षेत्र में बना सकें। अगला प्रश्न पूछा गया कि पीएम सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर कितने रुपए बीमा राशि के तौर पर दिया जाता है? अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है
कि इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए बीमा राशि के तौर पर दिया जाता है। 8 मई 2015 को कोलकाता से इसकी शुरुआत हुई थी और ये स्कीम 18 से 70 वर्ष के व्यक्तियों के लिए है। अगला प्रश्न है कि नया सवेरा योजना की पात्रता के लिए भारत के 6 अल्पसंख्यक समुदाय के परिवार की जो आय है वो कितनी होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो परिवार की आय है वो आपकी 6 लाख से कम होनी चाहिए। और अभी मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे अल्पसंख्यक कम्युनिटी के विद्यार्थी हैं उनको इसके अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाती है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है। तो इसका नाम है निपुण भारत योजना। निपुण का पूरा नाम भी ध्यान रखिएगा, तो इसका पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये इसका पूरा नाम है। और अगर हम लोग इस योजना की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत ये टारगेट रखा गया है कि 2026-27 तक जो भी हमारे ग्रेड 3 तक के छात्र हैं वो यहाँ पर आधारभूत साक्षरता को प्राप्त कर लें। अगला प्रश्न कि भारत सरकार द्वारा बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था। तो ध्यान रखेंगे अप्रैल 2012 में इसकी शुरुआत विश्व बैंक की सहायता से किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में किसके द्वारा पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया है सिडबी ने। अगला प्रश्न कि फरवरी 2022 में नाबार्ड द्वारा शुरू किए गए जीवा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो जीवा कार्यक्रम की अगर हम लोग बात करें तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नाबार्ड के द्वारा 11 राज्यों में इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है। तो समृद्ध कार्यक्रम की अगर हम लोग बात करें तो इसका पूरा नाम है स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स ऑफ MEITY फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो ये जो स्कीम है उसको हमारे आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा पिछले साल लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में किस वर्ष एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो इसकी जो शुरुआत है वो आपके 1992-93 में किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह को जोड़ने का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो नाबार्ड के द्वारा ये जो कार्यक्रम है उसको 1992 में शुरू किया गया। अगला प्रश्न ये तो बहुत बार आ चुका है, कम से कम 6 से 7 बार, कि मार्च 2022 में पढ़ाई छोड़ चुकी 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए किस योजना को लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखिएगा इसका नाम है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव और केंद्र सरकार के द्वारा 8 मार्च 2022 को इस योजना की शुरुआत 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में सरकार का योगदान कितना है। तो ध्यान रखिएगा सरकार का कंट्रीब्यूशन इसमें 50% होता है। 15 फरवरी 2019 को इसे लॉन्च किया गया था। इसमें हमारे असंगठित क्षेत्र के वे व्यक्ति जिनकी आयु 18 से 40 के बीच में है और जिनकी कमाई 15,000 रुपये महीने से कम है वे लोग इसमें इनरोल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत किस वर्ष तक सबको आवास का लक्ष्य है। तो पहले ये टारगेट 2022 का था, अब इसको बढ़ा करके 2024 कर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो नाम इसका है नरेगा, जिसे आप लोग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से जानते हैं। अगस्त 2005 में भारत की संसद में इसको पारित किया गया था। 2 फरवरी 2006 से आंध्र प्रदेश में लागू हुआ और 1 अप्रैल 2008 से पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया। किस राज्य की सरकार ने दलित बंधु योजना की शुरुआत किया है, जिसमें SC और ST समाज के व्यक्तियों को 10 लाख रुपए दिया जाता है। तो इसकी जो शुरुआत है वो तेलंगाना की सरकार ने किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अटल पेंशन योजना के लिए अधिकतम उम्र सीमा क्या है। यहाँ से भी कई बार प्रश्न आया है,
तो अटल पेंशन योजना जरूर ध्यान रखिएगा। अधिकतम उम्र की सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। 9 मई 2015 को पीएम मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और ये आपके 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लिए है। वर्ष 2013 में शुरू की गई जियो पारसी योजना में कितने रुपए की सहायता राशि दी जाती है, तो ध्यान रखेंगे इस योजना के अंतर्गत एआरटी और सिरोगेसी के लिए 8 लाख की सहायता राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। 27 सितंबर 2013 को पारसी समुदाय की जो जनसंख्या कम हो रही है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने खाद्यान्न आपूर्ति की किस योजना को, ये मैं बता ही चुका हूँ, ये है पीएम अन्न गरीब कल्याण योजना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस योजना में 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम देय होता है, तो ये पीएम सुरक्षा बीमा योजना है। पहले इसके अंतर्गत 12 रुपये दिया जाता था, अब इसको बढ़ा करके 20 रुपये कर दिया गया है। अगला प्रश्न कि नई मंजिल योजना के अंतर्गत 17 से 35 वर्ष के युवा और बच्चों को कितने माह की ट्रेनिंग दी जाती है, तो इसके अंतर्गत जो ट्रेनिंग है वो 9 से 12 माह की होती है और 8 अगस्त 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2021 में हरियाणा की सरकार ने कोविड-19 के मरीजों के लिए कौन सी योजना को लॉन्च किया है, तो इस योजना का नाम है संजीवनी। और आपको ध्यान रखना है कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना, ई अधिगम टैबलेट के लिए और इसके अलावा चारा बिजली योजना, ये सारी योजनाएं भी हरियाणा की सरकार ने शुरू की है। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में निर्भया एक पहल योजना किस राज्य ने शुरू किया, तो ये जो स्कीम है इसको उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि अल्पसंख्यकों के लिए विश्व बैंक की मदद से कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो इसका नाम नई मंजिल योजना है। मैंने आपको बता ही दिया है, 8 अगस्त 2015 को शुरुआत हुई थी। कोविड-19 के दौरान किस राज्य की सरकार ने बच्चों के लिए योजना की शुरुआत की, तो उसमें ऑप्शन में हरियाणा था, तो हरियाणा के द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के लिए अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए, यानी कि अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो अधिकतम आयु आपकी 50 वर्ष होनी चाहिए। 9 मई 2015 को कोलकाता से पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया था और इसमें 18 से 50 वर्ष आयु के जो व्यक्ति हैं वो इनरोल कर सकते हैं और मैच्योरिटी का पीरियड होता है 55 साल। अगला प्रश्न कि फरवरी 2022 में ट्रांसजेंडर और भिक्षुओं के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की, तो ये भी कई बार आ चुका है। ध्यान रखिएगा इसका नाम है स्माइल, यानी कि सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइज। महिलाओं और बच्चों के लिए भरोसा वन स्टॉप सपोर्ट सेंटर योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो इसकी शुरुआत तेलंगाना की सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि बजट 2022-23 में घोषित पीएम डिवाइन योजना का संबंध किससे है, तो ये हमारे उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों के विकास से संबंधित एक स्कीम है। 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की गई है और इसके लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित भी हुए हैं। फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, तो प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, ये इस योजना का पूरा नाम है। अगला प्रश्न कई बार ये भी रिपीट हो चुका है कि मार्च 2022 में स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत किसने किया है, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा निमहंस बेंगलुरु के साथ मिलकर के इस योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न कि एक स्टेशन एक उत्पाद योजना किस मंत्रालय की पहल है, तो ध्यान रखिएगा ये हमारे रेलवे मंत्रालय की पहल है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2021 में ग्रामीण संपत्ति सर्वेक्षण के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को लॉन्च किया है, तो इसका नाम है स्वामित्व योजना और इस योजना का पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेजेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ये इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए विश्व बैंक की मदद से, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, नई मंजिल योजना इसका नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत कितने रुपए के बीमा कवर का प्रावधान है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक पेज के बारे में ध्यान रखना है।
देखिए, मान लेता हूं कि मैंने जनधन का अकाउंट ओपन करवाया है और उस स्थिति में मेरे साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है तो वहां पर 1 लाख रुपए के बीमा कवर का प्रावधान है। लेकिन अगर यहां पर व्यक्ति का निधन हो जाता है या डेथ हो जाती है तो उस स्थिति में परिजनों को 30,000 रुपए यहां पर दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये स्कीम आपके 2 अक्टूबर 1993 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है कि पीएम कर्मयोगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष के बाद कितने रुपए की पेंशन दी जाएगी? तो इसके अंतर्गत टोटल 3,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी और 5 जुलाई 2019 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना के अंतर्गत कितने रुपए की पेंशन दी जाती है? तो ये जो पेंशन है वो अलग अलग राज्यों के लिए बदलता रहता है। तो 600 से 1,000 रुपए की पेंशन दी जाती है और इस योजना की शुरुआत 1995 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि अल्पसंख्यक छात्रों के विदेशों में अध्ययन के लिए, ये मैंने आपको बता ही दिया है, पढ़ो परदेश योजना इसका नाम है। 2013-14 में इसकी शुरुआत की गई थी और योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण के ब्याज पर यहां पर 100% की छूट दी जाती है। अगला प्रश्न कि पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत भारतीय रेलवे का जो पहला कार्गो टर्मिनल है ये कहां पर शुरू हुआ है? तो ये आपके पूर्वी रेलवे के अंतर्गत आसनसोल मंडल में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए सीएम शिशु सेवा योजना को लॉन्च किया? तो इसको असम की सरकार ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत मार्च 2021 में हुई है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम है वहां से इसकी शुरुआत की गई थी। अप्रैल 2022 में किस मंत्रालय के द्वारा मिशन वात्सल्य योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है? तो ये जारी किया है आपके महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कुछ योजनाएं हैं, तो यहाँ से कई बार ऑलरेडी प्रश्न आ चुके हैं, तो वीडियो को पॉज करके इन योजनाओं के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी जो भी मैंने आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर ग्रुप डी की एनालिसिस करवा रखी है, अगर आप लोग उसकी वीडियो चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें से जो भी टॉपिक आप लोग चाहें उसके वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।